वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैंपस। जीआईओसी का नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1931 में लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन? देखो, किसी एटम के ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, शेप डिफरेंट भी हो सकती है, वो आपस में रिमिक्स होते हैं, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर जितनी संख्या में, जितने नंबर में वो मिलते हैं उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल जनरेट कर देते हैं जिनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है और ये फिनोमिना हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। देखिए डेफिनेशन, द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। सपोज दैट एस और पी के बीच हाइब्रिडाइजेशन होना है तो एस राउंड शेप होता है, पी डंबल शेप होता है, आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। रिमिक्स्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट दियर एनर्जी, अपनी एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड गिव्स इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये है, सपोज दैट दो ऑर्बिटल आपस में रिमिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे, तीन आपस में रिमिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तीन ही बनेंगे, चार हो रहे हैं तो चार बनेंगे। इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम, एंड शेप भी क्या होगी, सेम। दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक सिंपल सा है। सपोज दैट जैसे मान लो मेरे पास अलग अलग टाइप के, तीन टाइप के मान लो मेरे पास लड्डू हैं। उन लड्डुओं को मैंने क्या किया, एक जगह फोड़ फाड़ करके रिमिक्स कर दिया, फिर वापस उसी शेप के नए लड्डू में बना रहा हूं, तो वो लड्डू बोले जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी, उन्होंने एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर ली आपस में, तो एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, सेम। ऐसे ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉलिंग के दिमाग में कैसे आया? जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, आप सब जानते हो मीथेन जो होता है उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं। अब कार्बन का हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो इसमें एक S और 3 P में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब सपोज मान लो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो एक तो S बॉन्डिंग करेगा H के साथ और 3 P बॉन्डिंग करेंगे H के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो जो S ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ S ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा वो वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि S ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते, हमने ओवरलैपिंग में देखा था। तो एक बॉन्ड तो वीक होना चाहिए, 3 ये P वाले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बट हम ये बात जानते हैं कि मीथेन जो है उसमें चारों की बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। फिर ऐसा क्यों? इसी से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कि ऐसा होता होगा, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ऐसा होता होगा कि कार्बन है उसने अपना एक S और 3 P आपस में मिक्स किए पहले, फिर 4 नए ऑर्बिटल जनरेट किए जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। फिर उन चारों ऑर्बिटल ने मिलकर के 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करी है। तो इसी से पॉलिंग के दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात यदि अपन करें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो देखो क्या लिखा गया है, इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल में बी इन्वॉल्व्ड। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में हाफ फील्ड आधे भरे हुए, फुल फील्ड पूरे भरे हुए और वैकेंट तीनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बात होती है कि वे हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ, ये 100% सही नहीं है। एक्सेप्शन इसका जो है वो है बेंजाइन। बेंजाइन आप जानते होंगे कि बेंजाइन मॉलिक्यूल इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें ये जो दूसरा पाई बॉन्ड बनता है ना, ये पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है।
किससे बनता है? sp2 हाइब्रिड। कैसे? जैसे सपोज दैट मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लूँ तो ये बेंजीन मोलिक्यूल, यहाँ कोई ग्रुप X, यहाँ कोई ग्रुप Y जुड़ा हुआ है। सपोज दैट ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा यानी निकला कौन? X प्लस निकलने वाला इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकल रहा है। निकलने वाले को हमेशा इलेक्ट्रोफ्यूज बोलते हैं। यदि ये पॉजिटिव के रूप में अटैक करता तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, निकलने वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफ्यूज। तो इलेक्ट्रोफ्यूज निकल रहा है, यहाँ से -X- भी निकल रहा है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफ्यूज। अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल और उसका अपोजिट क्या होगा? निकलेगा तब, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफ्यूज। क्या बनेगा? ये बेंजीन, यहाँ इसमें नेगेटिव, यहाँ इसमें पॉजिटिव। अब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, ये sp2, ये भी sp2, और ये नया पाई बॉन्ड जनरेट करेंगे यहाँ पर। इस प्रकार से ये अनादर जो पाई बॉन्ड बनता है sp2 के बीच में, ये वाला बॉन्ड ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनता है। ऐसे एक्सेप्शनल केस बहुत कम हैं, बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करते हैं। ठीक है, अब अपन ज़्यादा इसको थ्योरेटिकली बेस में नहीं लेकर के हम किसी एटम में हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है कि कौन से एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसको अपन देखते हैं। इसके लिए देखो कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला सब प्रकार के मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि मतलब एक ही कोई फॉर्मूला दे दिया जाए, एक ही कोई कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, उससे सबका हाइब्रिडाइजेशन अपन फाउंड आउट कर ले, ऐसा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं मेथड 1, मेथड फर्स्ट मेथड में अपन क्या करते हैं? जनरली कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लो। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 2, देन उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें बताते हैं। कार्बन के लिए बात अप्लाई करेंगे अपन। सपोज दैट मीथेन है, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड 4 आपको पता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, 2 तो हाइड्रोजन और 1 यहाँ। आप जानते होंगे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो बताओ इसमें 1 सिग्मा है, 2 यहाँ। इस कार्बन के 3 सिग्मा का मतलब sp2 है। सेम ऐसे ही ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिप डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, 3 तो हाइड्रोजन 1 ही है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मान लेंगे। इसमें 1 2 और 1 इधर है, 3 का मतलब sp2 है। इसके 2 ही सिग्मा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसके फिर से 3 आ गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें बोला जाएगा। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में आप कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हो। सपोज दैट इस टाइप से अपन ले लें, कोई बॉन्ड लाइन डायग्राम अपन ले लें इसमें, तो यहाँ CH3 का मतलब sp3, यहाँ भी CH2 का मतलब 2 तो हाइड्रोजन 2 ये सिग्मा, sp3। यहाँ एक ये जो कार्बन है ये CH है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, 1 हाइड्रोजन, 3 sp2। ये भी कौन सा है? sp2। इस कार्बन में sp और इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार आप कार्बन में सीधा सा देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लो, उसके सिग्मा बॉन्ड की संख्या के अकॉर्डिंग उसमें हाइब्रिडाइजेशन आप आराम से बता सकते हो। बेंजीन मॉलिक्यूल है, उसमें सारे कार्बन एक जैसे हैं, 6 के 6 कार्बन, उनमें सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जानते होंगे, इजीली निकाल सकते हैं। बेंजीन टाइप के अदर जो होते हैं उनमें भी निकाल सकते हैं। जैसे ये है, इसमें सब जगह एक हाइड्रोजन भी होता है बेंजीन में।
सारे बॉन्ड क्लियर हैं, सब में sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। पहला मेथड इजी है जिसमें कार्बन के सिग्मा बॉन्ड गिनो, उसके बाद आराम से उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 3 sp2 और 4 sp3। अब मेथड सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड मेथड में हम किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसके लिए अपन एक फॉर्मूला देखेंगे जिसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस n की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या फिर ग्रुप प्लस माइनस चार्ज और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। क्या है देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जिस भी मॉलिक्यूल या आयन में हम हाइब्रिडाइजेशन जिस सेंट्रल एटम में निकालने जा रहे हैं उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो लिखना है यहाँ पर। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, यूनिवेलेंट एटम जो मतलब जिनकी वैलेंसी एक हो, एज लाइक हाइड्रोजन है, हेलोजन आ जाते हैं, FCl BRI, इस टाइप के यूनिवेलेंट एटम, उनकी संख्या कितनी है वो, या फिर ग्रुप हो सकता है। और प्लस माइनस चार्ज, चार्ज प्लस भी किया जा सकता है माइनस भी किया जा सकता है, बट ध्यान रहे पॉजिटिव चार्ज यदि उसके ऊपर है आयन पर तो उसको तो हमेशा माइनस करना है, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना है, ऐड करना है। सपोज दैट, मान लो मैं एक एग्जांपल से इसको बताऊं, PO4-3 है, फॉस्फेट आयन है, इसमें फॉस्फोरस में अपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इस फॉर्मूले से, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो नाइट्रोजन ग्रुप का है 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए 5, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, ऑक्सीजन यूनिवेलेंट एटम नहीं है, ये बाइवेलेंट है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, 0 लिख देंगे इसकी जगह। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3 चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं तो +3 और कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 8/2 = 4, और 4 आ जाए तो क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मान रहा है, इफ देखो बता देता हूं, इफ n = 2 sp हाइब्रिडाइजेशन मानना आपको इसमें, इफ n = 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, n = 4 तो sp3 मानेंगे, n = 5 sp3d हो जाएगा, n = 6 sp3d2 और n = 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें अपने n की वैल्यू कितनी आई है 4n की वैल्यू वाले का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया फॉस्फेट आयन के फॉस्फोरस में। ठीक है, इस टाइप के अपन, ये तो आयन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए भी और अन्य आयनों के लिए भी अपन हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला HCO3F2, इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तुम तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल, जिनोन, जिनोन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 प्लस यूनिवेलेंट 2 फ्लोरीन है, प्लस माइनस चार्ज 0 डिवाइड बाई 2 10/2 मतलब 5 का मतलब n की वैल्यू 5 हो तो कौन सा लिखा था अभी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा। n की वैल्यू 2 मीन्स sp, n वैल्यू 3 sp2, n की वैल्यू 4 sp3, n की वैल्यू 5 sp3d, n की वैल्यू 6 sp3d2, n की वैल्यू 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें कंसिडर करेंगे। HCF4 के लिए निकालें, जिनोन में 8 प्लस 4 यूनिवेलेंट प्लस माइनस चार्ज 0 डिवाइड बाई 2 12/2 6 का मतलब sp3d2। आप खुद इनमें वीडियो पॉज करके निकाल सकते हैं। NO2 प्लस के लिए n = नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 प्लस यूनिवेलेंट 0 है, -1 प्लस चार्ज है माइनस कर देना,
4/2, 4/2 का मतलब 2 का मतलब क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ClO4 माइनस के लिए n की वैल्यू कंसीडर करें। क्लोरीन हेलोजन के आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +0 और +1 डिवाइड बाई 2, 8/2 का मतलब 4 और 4 हो जाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ICl2 प्लस में आयोडीन में वही 7 प्लस इसमें 2 यूनिवेलेंट क्लोरीन हैं, -1 हो जाएगा। 7 to 9, 9 में से 1 8, 8/2 यानी 4, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। n = 7। आयोडीन सेंटर एटम है इसके अंदर, 2 आयोडीन और अटैच हैं उसके साथ, तो 7 + 2 - 1 डिवाइड बाई 2, सेम यही हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। SO4 में जो सल्फर सेंटर एटम है उसके वैलेंस सेल में 6, ऑक्सीजन नहीं कंसिडर करेंगे अपन, फ्लोरीन है 4, 6 + 4 और +0 डिवाइड बाई 2, 10/2, 10/2 मतलब 5, 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें n की वैल्यू सल्फर के 6 +0 +2 डिवाइड बाई 2, 8/2, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू जीनोन के आउटरमोस्ट सेल में 8 +5 और +1, 7/2 हो जाएगा, सॉरी 14/2, 14/2 का मतलब 7, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। n = कार्बन के वैलेंस सेल में 4, यूनिवेलेंट 0 है और ऐड कर देना है 2 डिवाइड बाई 2, 6/2 का मतलब 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर देना। n = जीनोन सेंटर एटम 8 प्लस यूनिवेलेंट 4, फ्लोरीन ऑक्सीजन कंसिडर नहीं करेंगे, और +0 डिवाइड बाई 2, 12/2, 6 बोले तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वही जीनोन के लिए 8 + 5 -1 कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है माइनस कर देना, डिवाइड बाई 2, 12/2 यानी 6 का मतलब वही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें भी n आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 प्लस 2 आयोडीन और हैं और +1 करना है डिवाइड बाई 2, 10/2 का मतलब 5, 5 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करेंगे। तो अभी अपन ने सेकेंड मेथड देख चुके, I3- में sp3d रहेगा, d2 नहीं रहेगा, 5 आएगी ना इनकी वैल्यू। थर्ड मेथड में आते हैं। देखो थर्ड मेथड में हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का कंसीडर करना हो तो इसके लिए भी अपन n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जिस भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है वो, प्लस नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर, उसके ऊपर लोकेलाइज्ड लोन पेयर कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ काउंटेबल डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, उसके ऊपर टोटल डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर और वो भी काउंटेबल। अभी आपको बताऊंगा काउंटेबल कौन से होते हैं, नॉन काउंटेबल कौन से होते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो अपने को इसी चीज की जरूरत पड़ती है कि लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर को कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। देखिए इस प्रकार से यदि मैं ये एरो का साइन यूज करता हूं, इसका मतलब है ये डीलोकेलाइज्ड है, DL बोले तो डीलोकेलाइज्ड। और यदि इस प्रकार से एरो लिख के उसको ब्रेक कर दूं तो ये है लोकेलाइज्ड, L, ठीक है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सपोज जेड कोई एटम है, यहाँ पाई बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर डीलोकलाइज होगा, पाई बॉन्ड आगे की ओर डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये लोन पेयर कैसा हो गया, डीलोकलाइज में गिना जाएगा। पहले तो मैं आपको लोकलाइज और डीलोकलाइज बता रहा हूँ, उसके बाद डीलोकलाइज में भी काउंटेबल कौन से होते हैं, नॉन काउंटेबल कौन से होते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखें इसका। जेड है, एक लोन पेयर, 2 पाई बॉन्ड हैं, तो अब ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, चाहे इस साइड में कर दो चाहे इस साइड में कर दो, अब भी ये डीलोकलाइज्ड है। अनदर एग्जाम्पल, जेड एक लोन पेयर है, 2 पाई बॉन्ड है, फिलहाल भी ये डीलोकलाइज्ड है, दोनों तरफ डीलोकलाइज्ड है, बट यदि इस पर एक लोन पेयर और हो तो ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, एक ही करेगा। अनदर एग्जाम्पल देखें। सपोज दैट यहाँ इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। यदि सपोज दैट ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो अब भी ये कैसा है, दोनों तरफ डीलोकलाइज्ड है। सपोज दैट ये जेड है, इसके ऊपर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो अब यहाँ ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, लोकलाइज्ड है, एक जगह रहेगा, डीलोकलाइज में कंसीडर नहीं करना है। कुल मिला के बात यह है कि रेजोनेंस में जनरली अपन देखते हैं कौन से एलपी डीलोकलाइज होते हैं, घूमते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड को आप इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी और एग्जाम्पल आएंगे उसमें देखेंगे। अब आगे की 2-1 बातें अपन और करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, ऑल लोकलाइज्ड लोन पेयर आर काउंटेबल। जितने भी लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना, उनको तो हमें काउंट करना है, पहली बात। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर में बी काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। अब डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं ना, जो घूमते हैं, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कौन कौन से हैं, तो उसके बाद काउंटेबल तो अपने आप बच जाएंगे। नेक्स्ट, नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड एलपी, डीलोकलाइज्ड एलपीआर कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, वो एलपी डीलोकलाइज्ड और नॉन काउंटेबल होंगे जिनसे एरोमेटिसिटी एराइज होगी। तो पहला क्या लिखूं, एरोमेटिसिटी एराइज हो, और नंबर 2, चार्ज स्टेबल होता हो। देखो ये दोनों कंडीशन जिस भी लोन पेयर के साथ आएंगी, उस डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब ये काउंट नहीं होंगे, नॉन काउंटेबल हैं। देखो नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ऐसे यदि वो डीलोकलाइज भी हो रहा है तो उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। कब, जब या तो एरोमेटिसिटी एराइज हो, एरोमेटिसिटी का भी एक अलग से पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और चार्ज स्टेबल होता हो, चार्ज को स्टेबल करता हो, तो इस प्रकार के एलपी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर में उसको अपन नहीं रखेंगे। नेक्स्ट बात, ये जो नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड एलपी जो होते हैं ना, नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड एलपी, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रहते हैं। अनहाइब्रिड लाइज इन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। और एक और बात,
जो बाकी वो बच गए ना, बच गए कौन से, काउंटेबल डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड, वो किस में रहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। लोकलाइज्ड एंड काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लाइज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कुछ जनरल बातें अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इस मेथड थर्ड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें अपन नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करें तो सबसे पहले तो ये देखें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोकलाइज्ड, इसमें एक ही लोन पेयर है, ये भी डीलोकलाइज है, घूमेगा। और ये नॉन काउंटेबल क्यों है, क्योंकि एरोमेटिसिटी एराइज होती है, तो वो नॉन काउंटेबल होते हैं, तो ये गिना नहीं जाएगा। तो 3 हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा। इसमें आ जाओ, ऑक्सीजन में एक लोन पेयर तो है, ये डीलोकलाइज, ये घूमेगा, ये है लोकलाइज्ड, एक जगह ही रहेगा, तो ये गिना जाएगा ओनली। 2 तो सिग्मा बॉन्ड, एक ये 3 का मतलब sp2। नाइट्रोजन में देखें तो सिग्मा बॉन्ड 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है, वो भी लोकलाइज्ड है, वो घूमेगा नहीं, ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन में है इसमें, तो 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा। इसमें सल्फर में देखें तो 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस एक लोन पेयर है, ये तो डीलोकलाइज है, एरोमेटिसिटी एराइज करेगा तो नहीं गिना जाएगा। ये लोकलाइज्ड है तो गिना जाएगा, काउंटेबल है ये। तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड, एक ये 3 का मतलब sp2। नाइट्रोजन की बात करें, 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड हैं, ये एक लोन पेयर है, ये भी लोकलाइज्ड है तो गिना जाएगा। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें आ जाओ, कार्बन के 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस एक ही लोन पेयर है, वो भी लोकलाइज्ड है, एक ही जगह है, क्योंकि ऑलरेडी वही 3 पाई बॉन्ड इसकी तरह ही कॉन्जुगेटेड पोजीशन में है। तो बताओ इसको हम काउंट करेंगे, लोकलाइज्ड है, काउंटेबल होते हैं सारे के सारे। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन और हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड लाइन डायग्राम है ये, 2 हाइड्रोजन, एक ये, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर है, वो डीलोकलाइज तो है बट वो नॉन काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ और बताई थी, चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ती हो तो नॉन काउंटेबल रहेगा वो, इसलिए चार्ज स्टेबिलिटी एराइज होने की वजह से ये नॉन काउंटेबल होगा। तो 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें कार्बन के 2 और 1 3, 2 हाइड्रोजन एक ये, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर डीलोकलाइज तो होगा बट वो नॉन काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी चार्ज की स्टेबिलिटी आएगी, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें देखें अपन तो इस कार्बन के अंदर 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, ये एक लोन पेयर है, वो लोकलाइज्ड है, घूमेगा नहीं इसमें, तो गिना जाएगा उसको 1 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें आ जाओ, इसमें यहाँ जो कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम के 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, वो हाइड्रोजन तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ ये जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज जो है, ये डीलोकलाइज तो है बट नॉन काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि एक तो चार्ज की स्टेबिलिटी भी आएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एनिलीन की बात करें, नाइट्रोजन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, 3 तो सिग्मा, एक लोन पेयर है यहाँ पर, वो डीलोकलाइज भी होता है रेजोनेंस में बट वो काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है की बार? क्योंकि इससे एरोमेटिसिटी एराइज नहीं होगी, ऑलरेडी एरोमेटिक है, इसलिए काउंटेबल है। तो 3 + 1 = 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस कार्बन में एक सिग्मा, एक लोन पेयर, वो भी लोकलाइज्ड है, इसलिए गिना जाएगा। 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। फिनोल की बात करें, ऑक्सीजन एटम में 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ये लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, दोनों में से एक तो वो तो काउंटेबल होगा हमेशा, और ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी इस एनिलीन की तरह ही काउंटेबल होगा, क्योंकि इससे एरोमेटिसिटी एराइज नहीं होगी। तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में आ जाओ, नाइट्रोजन के 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 ये लोकलाइज्ड है, ऑलरेडी पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, डीलोकलाइज नहीं होगा, लोकलाइज सारे काउंटेबल होते हैं। तो 2 + 1 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 और 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, वो भी लोकलाइज 3, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल एग्जाम्पल, जैसे NO2 है,
सेकेंड मेथड के अनुसार इसमें अपन n की वैल्यू कंसिडर करते हैं तो नाइट्रोजन सेंटर एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5 प्लस यूनिवेलेंट इसमें है नहीं, चार्ज इसमें है नहीं, डिवाइड बाई 2, 5/2 मतलब 2.5 आ गया। तो n की वैल्यू को अपन कितना माने, इसमें ये 2.5 जो है 3 के इक्वल मान करके इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। एक्सेप्शनली केस हैं, ध्यान रखने हैं। सेम ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखना, मिथाइल फ्री रेडिकल और CF3 फ्री रेडिकल। सब जानते होंगे इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट CF3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से ये कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से ये पायरेमिडल शेप का होता है, पायरेमिडल अमोनिया टाइप की शेप का होता है। अब इसमें ये कैसे पता चला कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये ESR से फाइंड आउट किया गया है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से फाइंड आउट किया गया है कि यहाँ पर S करेक्टर जो होते हैं वो कम पाए गए हैं इस कार्बन के अंदर। S करेक्टर कम पाए जाने का मतलब sp3 में ही S करेक्टर 25% होते हैं, यहाँ तो S करेक्टर 33% के आसपास होता है। इसलिए बाद में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि CF3 में जो है वो पायरेमिडल शेप और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसमें इसका भी रीज़न ये माना जाता है कि जो 3 फ्लोरीन हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जुड़ता है तो बॉन्ड में S करेक्टर को डिक्रीज कर देता है, इसीलिए इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप पिरामिडल निकाली गई है। इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन किससे हुई है, ESR टेक्निक से की जा चुकी है। तो ये कुछ एक्सेप्शनली केस हैं, ये वाला ये तो नॉर्मल है, सब जानते हो, बट इससे इसकी कंपैरिजन की गई है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। ये अपना टॉपिक पूरा हाइब्रिडाइजेशन का हुआ। 3 टाइप से मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।